नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संसद से संबंधित सभी जानकारियों को आज हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा आज का भारतीय संसद, ठीक है, पार्लियामेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट की चर्चा आर्टिकल नंबर 79 में की गई है। वहीं पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा का चर्चा आर्टिकल नंबर 79 में 80 में किया गया है, और वहीं लोकसभा की चर्चा आर्टिकल नंबर 81 में किया गया है। ठीक है, तो ये तीन आर्टिकल आप याद रखेंगे, 79, 80 और 81। ठीक है, 79 का संबंध संसद से है, 80 का संबंध राज्यसभा से है, और 81 का संबंध लोकसभा से है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद, इसमें लिखा हुआ है कि आज हम सामान्य ज्ञान भाग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को कवर करेंगे, जो है संसद तथा उसकी भूमिकाएं। आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 के अंतर्गत संसद के बारे में चर्चा किया गया है। तो पहला है आपका संसद का गठन। संसद में राष्ट्र, एक नंबर पॉइंट है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। यानी कि संसद के टोटल तीन सदन होते हैं, जिसमें कि एक जो है राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि लोकसभा निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, जिसे लोकसभा कहते हैं, प्रथम चैम्बर या प्रसिद्ध सदन है, तथा राज्यसभा उच्च सदन, जिसे अपर हाउस, द्वितीय चैम्बर अथवा बुजुर्गों का सदन है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का संयोजन, जैसा कि पॉइंट में लिखा हुआ है, राज्यसभा का संयोजन। पॉइंट नंबर 1 में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों अप्रत्यक्ष रूप से चयनित के प्रतिनिधि होते हैं, और शेष 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। पॉइंट नंबर 2, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का, 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। पॉइंट नंबर 3, संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य सीटों के बंटवारों से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पॉइंट नंबर 1 2 3 आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का चयन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। लोकसभा का संयोजन। पॉइंट नंबर 1, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, और शेष 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। तीसरा, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव संबंधित निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत जो आयु का जो जो एज है, वो वोटिंग राइट्स है, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम। आप साल भी याद रखेंगे, 1988। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की अवधि। तो संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में उल्लेख है पॉइंट नंबर 1 में कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवा मुक्त होते हैं, यानी कि 1/3 हिस्सा जो सदस्य हैं वो निर्वाचित, मतलब कि वो सदन को छोड़ करके चले जाते हैं, और सेवा मुक्त होने वाले सदस्य कितनी ही बार पुनर्निर्वाचन और पुनर्नामांकन के लिए पात्र होते हैं। पॉइंट नंबर 2, राज्यसभा के विपरीत लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है, यानी कि लोकसभा जो है वो स्थायी सदन नहीं है, परमानेंट हाउस नहीं है। इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, जिसके उपरांत वह स्वतः भंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संसद सांसद बनाने के लिए पात्रता और गैर पात्रता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला नंबर 1 है पात्रता, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यह भी आपसे पूछा गया कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए, और वहीं लोकसभा का सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। पॉइंट नंबर सी, वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता रखता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार। पॉइंट नंबर 2, सांसद चुने जाने के लिए अपात्र होने के लिए। पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि यदि वह संघ अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पे हो। पॉइंट नंबर बी, यदि वह पागल हो गया हो अथवा न्यायालय द्वारा पागल करार कर दिया गया हो, मेंटली डिस्टर्ब हो। ठीक है। पॉइंट नंबर सी, यदि वह दिवालिया हो गया हो। पॉइंट नंबर डी, यदि वह भारत का नागरिक न हो अथवा उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति उसकी निष्ठा का संज्ञान होता हो। पॉइंट नंबर ई, यदि वह संसद द्वारा बनाए किसी कानून आरपीए 1951 के तहत अयोग्य करार कर दिया गया हो।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट जो है आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पॉइंट नंबर 3 में चर्चा किया गया है कि संविधान यह भी निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल की नीति से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत ये भारत में आया था, शेड्यूल नंबर 10 के तहत। तो संविधान यह भी निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत प्रावधानों के अंतर्गत दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया जाता है या उसे संसद की सदस्यता निष्कासित कर दी जाए। पॉइंट नंबर 4, दोहरी सदस्यता, कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 5, कोई सदन किसी सदस्य की सीट को तब रिक्त घोषित कर सकता है जब वो सदस्य सभापति की मंजूरी लिए बिना सदन की बैठकों से लगातार 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रहे। अगला पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला। पॉइंट नंबर 1 में इसके बारे में चर्चा है कि अध्यक्ष का चयन लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से प्रथम बैठक के पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र किया जाता है। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। पॉइंट नंबर 2, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है और उसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प रेजोल्यूशन द्वारा हटाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए उसे 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 3, वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, जिसका आह्वान राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के मध्य अंतर को दूर करने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने अथवा न होने का निर्णय करता है, यानी कि मनी बिल है, आर्टिकल नंबर 110 से संबंधित है। इसका चयन भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। पॉइंट नंबर 5 के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो मनी बिल है उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। पॉइंट नंबर 5 है कि उसे सामान्य मतदान करने का अधिकार नहीं है, परंतु मतों में समानता होने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकता है तथा बोल सकता है, उसे मत देने का भी अधिकार होता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है। उसे हटाने के प्रस्ताव को केवल पूर्ण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है और प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। पॉइंट नंबर 6, जीवी मावलंकर, पूरा नाम इनका था गणेश वासुदेव मावलंकर, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप जीवी मावलंकर ही नहीं बल्कि इसका पूरा नाम भी याद रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। पॉइंट नंबर 7, लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी सीजीएल का यह क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया था। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल को किसने ग्रहण किया था, वो था बलराम जाखड़। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर 8 में चर्चा किया गया है कि ध्यान दें, इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने वाले स्पीकर प्रोटेम का भी एक पद होता है और प्राय अंतिम लोकसभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है। वह आगामी लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति द्वारा उसे शपथ दिलाई जाती है। लोकसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समान लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों के मध्य किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। पद से हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के समान है और वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। पॉइंट नंबर 3, मदाभूषी अनंत सैनम अयंगार लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम था आपका गणेश वासुदेव मावलंकर। वही क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो मदाभूषी अनंत शयनम अयंगार। पॉइंट नंबर 4 में चर्चा किया गया कि वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी सभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद सत्र को अब हम लोग देखेंगे। संसद सत्र में चर्चा किया गया है आपका कि संसद एक सत्र किसी संसद की प्रथम बैठक और उसके अवसान लोकसभा के संदर्भ में भंग करने के मध्य की समयावधि है। किसी सदन के अवसान और उसके पुनर्गठन के मध्य की अवधि को सत्र अवकाश कहते हैं। प्राय एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र सबसे लंबा और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। तो यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट सत्र कौन सा सत्र है जो सबसे लंबा होता है, तो बजट सत्र जो है वो सबसे लंबा होता है और शीतकालीन सत्र जो है वो सबसे छोटा होता है। तो 3 सत्र वो कौन कौन से हैं, तो वो बजट सत्र है जो फरवरी से मई महीने तक चलता है। दूसरा आपका मानसून सत्र है जो जुलाई से सितंबर महीने तक चलता है। तीसरा शीतकालीन सत्र है जो कि नवंबर से दिसंबर महीने तक चलता है। तो बजट सत्र जो है सबसे लंबा चलने वाला सत्र है और सबसे छोटा चलने वाला सत्र है शीतकालीन सत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संसदीय शब्दावली, बिंदु, प्रस्ताव, विधेयक, प्रश्न और समितियां। पॉइंट नंबर 1 में है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संसद के संसद के कौन सत्र जो तो टोटल 3 सत्र होते हैं, उन 3 सत्रों में जो 2 सत्र यानी कि पहले और दूसरे सत्र के बीच में कितने का अंतर होता है,
कितने महीने का अंतर होता है? तो 6 महीने का अंतर होता है। दूसरा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों का आह्वान और विघटन कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, गणपूर्ति, कोरम व न्यूनतम संख्या है जो कि संसद की कार्रवाई होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमशः सभापति को मिलाकर प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग होता है। इसका अर्थ है कि इसके लिए लोकसभा में न्यूनतम 55 सदस्य हैं तथा राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य 25 होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी जो कि आर वेंकटरमनी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि किसी भी हमारे देश के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 76 में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि किसी भी एक सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य हो में बिना मतदान की शक्ति के कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है, यानी वोटिंग राइट्स नहीं है। लेम डार्क सत्र वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र और नई लोकसभा के गठन के प्रथम सत्र को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 के तहत। पॉइंट नंबर 6 में चर्चा किया गया है कि प्रश्नकाल प्रत्येक संसदीय बैठक का प्रथम घंटा होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, तारांकित प्रश्न यानी कि एस्ट्रिक चिन्ह द्वारा रेखांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक मौखिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जो और अतः इनमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, गैर तारांकित प्रश्न में दूसरी और लिखित उत्तर की मांग की जाती है और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, अल्प सूचना प्रश्न वह प्रश्न पत्र होते हैं जो 10 दिनों से कम अवधि का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। पॉइंट नंबर 10, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और उस दिन के एजेंडा पूरा होने तक चलता है। इसमें सदन के नियमित कार्य होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और एजेंडा के मध्य समय को शून्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है। यह 1962 से मौजूद है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 के तहत। तो पॉइंट नंबर 11 में चर्चा किया गया कि स्थगन प्रस्ताव यह संसद में तत्काल लोक महत्व के किसी विशेष विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है और इसके अनुमोदन के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राज्यसभा इस प्रकार की युक्ति के प्रयोग की मंजूरी नहीं देती है और चर्चा 2 घंटे और 30 मिनट के कम समय में नहीं होनी चाहिए। तो यह भी इस बात का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है आपका अविश्वास प्रस्ताव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट नंबर 12, संविधान का आर्टिकल 75 कहता है कि यह मंत्रियों की परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद सत्ता में केवल तभी तक बनी रहेगी जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त होगा, यानी कि अगर वो अपना बहुमत खो देते हैं तो उनकी सत्ता हाथ से चली जाएगी। दूसरे शब्दों में, लोकसभा मंत्रिपरिषद को सत्ता से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सत्ता से बेदखल कर सकता है। प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 13, एक विधेयक विधि निर्माण के लिए एक प्रस्ताव होता है और यह पारित होने के बाद ही अधिनियम का स्वरूप ले पाता है। इसे निजी सदस्य विधेयक और सार्वजनिक विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक विधेयक को किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है और बाकी लाए गए अन्य विधेयक निजी विधेयक होते हैं। पॉइंट नंबर 14, विधेयक सामान्य धन अथवा वित्त और संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। धन विधेयक वे विधेयक होते हैं, यानी कि मनी बिल के बारे में बताया जा रहा है, जिनमें कराधान यानी टैक्स धन संबंधी मामले जो कि संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में विशेष रूप से वर्णित किए गए हैं शामिल होते हैं। वित्तीय विधेयक कुछ अंतरों के साथ ऐसे ही विषयों से संबंधित होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 117A, 117(1) और 117(3) में उल्लिखित है। संविधान संशोधन विधेयक वे होते हैं जो कि संविधान के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 15 के तहत। तो पॉइंट नंबर 15 में लिखा गया है कि राज्यसभा धन विधेयक को नकार अथवा उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, वह केवल सिफारिशों की सिफारिश कर सकती है। इसे धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है, चाहे सिफारिशें दे अथवा नहीं। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। यही वजह है कि मनी बिल जो है आर्टिकल नंबर 110 के तहत लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में, तथा इस प्रकार के सभी विधेयक सार्वजनिक विधेयक माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 16, संयुक्त बैठक का प्रावधान आम विधेयक है और वित्त विधेयक के लिए लागू है, न कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अध्यारोही शक्ति है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। पॉइंट नंबर 17, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण, इंग्लिश में इसे कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112 से संबंधित है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का लोकप्रिय नाम है और संविधान के आर्टिकल 112 से संबंधित है। यानी कि बजट शब्द जो है हमारे संविधान के किसी भी या फिर कहीं भी किसी भी आर्टिकल में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। बजट की ही जगह में चर्चा किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 18, 1921 में एक वर्ष समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की सिफारिशों पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कमेटी के आधार पर, किस समिति के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो वह था आपका एक वर्ष समिति। ठीक है, 1921 में से पारित किया गया था।
वर्ष 2017 में रेलवे बजट और मुख्य वित्तीय बजट को पुनः आपस में मिला लिया गया। पॉइंट नंबर 19 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 19 है कि भारत की संचित निधि, ठीक है, यह वह निधि है, कंसोलिडेटेड फंड इसे कहते हैं, ठीक है, आर्टिकल 266 से संबंधित है। और एक होता है आकस्मिक निधि, इसका संबंध जिसको इंग्लिश में कंटीजेंसी फंड कहते हैं, इसका संबंध आर्टिकल नंबर 267 से है। यह वह निधि है जिसमें, यानी कि भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड के बारे में इसमें चर्चा किया जा रहा है, यानी कि आर्टिकल नंबर 266। यह वह निधि है जिसमें सभी प्राप्तियां जमा होती है और सभी भुगतान काटे जाते हैं। दूसरे शब्दों में भारत सरकार द्वारा एकत्र की गई सभी आय। पॉइंट नंबर बी, भारत सरकार द्वारा ट्रेजरी बिलों को जारी करके बनाए गए ऋण। पॉइंट नंबर सी, ऋणों के पुनर्भुगतान में भारत सरकार द्वारा अर्जित सभी धन भारत की संचित निधि का निर्माण करते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 266 में किया गया है। पॉइंट नंबर 20, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत सरकार की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, उनके अलावा कोई और जिसे भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है, भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है। पॉइंट नंबर 21, भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड, आर्टिकल नंबर 267। संविधान संसद को भारत की एक आकस्मिक निधि स्थापित करने की मंजूरी देता है, जिसमें समय समय पर विधि के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाता है। तदनुसार संसद ने 1950 में भारत को आकस्मिक निधि अधिनियम को पारित किया। इस निधि को राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया और वह किसी लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद द्वारा अपनी स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 22 के तहत। तो पॉइंट नंबर 22 में चर्चा किया गया कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में कितने टोटल सदस्य होते हैं। तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से संबंधित रखते हैं और 7 जो है राज्यसभा से। और 15 7 को आप अगर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल 22, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से संबंधित होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से ताल्लुक रखते हैं। सदस्यों का कार्यकाल इसमें 1 वर्ष का होता है। किसी भी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों सदस्यों से में से की जाती है। 1966-67 तक समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से संबंधित होता था। हालांकि 1967 के बाद एक परंपरा विकसित हुई जिसमें समिति के अध्यक्ष को लोकसभा में विपक्षी दल में से किसी एक सदस्य को निष्पक्ष रूप से चुना जाता है। समिति का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट टर्म में कैग कहते हैं, इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि अभी हमारे देश में है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, कि वह आर्टिकल नंबर 148 से संबंधित है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि वार्षिक लेखा रिपोर्ट की जांच करना है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है। पॉइंट नंबर 23, प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी, संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किसी भी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है और वह सत्तारूढ़ दल से कोई भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 24, सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग पर समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। किसी भी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है, जिसे केवल लोकसभा से ही चुना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो भारतीय संसद से संबंधित, चाहे वो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो, एस्टिमेट कमेटी हो, या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, या एक वर्ष समिति हो, इन सभी के बारे में हम लोगों ने मनी बिल के बारे में भी इसमें चर्चा किया, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो, ठीक है। हर एक पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। संसद सत्र भी होते हैं, टोटल 3 संसद सत्र होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो संसद सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, और जब से सबसे छोटा जो बजट सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। आप महीना भी याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मंथ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। भारतीय संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न थे या फिर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उन सभी को मैंने अच्छे से कवर कर दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।